गुड इवनिंग। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स के माध्यम से शुरू करते हैं। 2-3 टॉपिक करंट अफेयर्स के हम लोग करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, एक तो इशू है स्टॉर्म का, कि जो बे ऑफ बंगाल में स्टॉर्म आया है वह स्टॉर्म किस तरह सा है, यह हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक जो पहला सवाल ये है कि स्टॉर्म बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में दोनों अलग अलग क्यों आता है। तो बे ऑफ बंगाल का स्टॉर्म क्या है, अरेबियन सी का स्टॉर्म क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्टॉर्म है वह बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा क्यों आता है, अरेबियन सी में कम क्यों आता है। तो उसका सबसे सीधा आंसर क्या है कि जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर दो महत्वपूर्ण नदियाँ जाके मिलती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। उन नदियों के मिलने का असर क्या होता है, उन नदियों के मिलने के कारण वहाँ पर गर्म पानी सरफेस पे आ जाता है, और वह जो गर्म पानी सरफेस पे आता है वह उस पानी के अंदर के जो समुद्र का पानी है, समुद्र के अंदर के ठंडे पानी से मिक्सअप नहीं कर पाता है। जब वो मिक्सअप नहीं कर पाता तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस सरफेस के टेम्परेचर के बढ़ जाने के कारण वहां पर लो प्रेशर रीजन बढ़ जाता है। लो प्रेशर रीजन कैसे बढ़ता है, वहां से हवाएं ऊपर चली जाती हैं, तो वहां पर लो प्रेशर रीजन बन जाता है, इसलिए वहां पर स्टॉर्म आता है। इसके विपरीत जो अरेबियन सी है उसमें रिवर्स जाके नहीं मिलती हैं, इसलिए वहां पर लो प्रेशर रीजन कंपैरेटिवली कम बनता है। इट इज फर्स्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अगर ऐसा होता है तो इस समय अरेबियन सी में साइक्लोन क्यों आ रहा है। उसका आंसर यह है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने के कारण, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण अरेबियन सी में टेम्परेचर सी लेवल का बढ़ रहा है। उस सी लेवल के टेम्परेचर के बढ़ जाने के कारण वहां पर साइक्लोन आ रहा है, इसलिए साइक्लोन अरेबियन सी में भी आना शुरू हो गया है। तो जो अगर पहला सवाल क्या आता है कि ज्यादा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में क्यों आते हैं, उसका आंसर क्या है, वार्मर वाटर ऑफ द बे ऑफ बंगाल, जो टिपिकली मोर प्रोन है साइक्लोन के। चूंकि जो अरेबियन सी का वाटर है वह कूलर है, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण कि जो बे ऑफ बंगाल कि जो अरेबियन सी का जो वाटर है वह वाटर भी गर्म होना शुरू हो गया है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो इसीलिए जो पावरफुल साइक्लोन है टॉटके, जो हमारे भारत को हिट किया, उसके हिट करने के कारण क्या है कि अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है वह क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ गया है। तो यह टॉटके जो साइक्लोन है यह ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, यह ओरिजिनेट हुआ है अरेबियन सी में, और इसको ऑब्जर्व किया 13 मई को, जो मूव किया है ईस्ट वर्ड में और आगे बढ़ता गया है। अब यह जो हमारा प्रेजेंट टॉटके है जो अरेबियन सी से हुआ है, उसका कारण सिर्फ एक आप याद रखिए कि अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है वह ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ गया है। अब जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइक्लोन्स हैं क्यों आते हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों इंडियन ओशियन के पार्ट हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहां आपको समझ में आए आप पूछेगा, यह सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा। जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, यह दो के दोनों आपके इंडियन ओशियन के पार्ट हैं, और यह एक्सटेंड करते हैं वेस्ट में अलोंग द अफ्रीकन कोस्ट अप टू द मेडागास्कर। और इसके कारण जो इंडियन ओशियन है वो नॉर्मली क्या कर रहा है, वह एक स्टॉर्म जो 1891 से 2000 के बीच 48 ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो इम्पैक्ट किए हैं वेस्ट कोस्ट को, जिसमें से 20 वेयर सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो यह जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन का इशू यह रहा है। तो साइक्लोन अकर कब करता है,
इन प्री मानसून मंथ जो मई और जून का है, और एक पोस्ट मानसून मंथ जो अक्टूबर और नवंबर का है। इन दो समय पर साइक्लोन ज़्यादा अकर करता है। जो साइक्लोन बनते हैं उसमें ज़्यादातर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुए हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज ज़्यादातर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुए हैं, और बे ऑफ बंगाल की तुलना में अरेबियन सी में कम साइक्लोन बने हैं। अब पिछले कुछ डिकेड में हम देखते हैं कि अरेबियन सी में भी साइक्लोन बनने लग गए। जैसे हमने कल के लेक्चर बताया था कि निसर्ग नाम का साइक्लोन पिछले साल अरेबियन सी में आ गया है। तो जो अगर हम देखें तो ओवरऑल देयर वाज 32% राइज इन नंबर ऑफ साइक्लोन बिटवीन 2014 एंड 2019। इसको आप क्लाइमेट चेंज से देखने की कोशिश करिए कि जो 32% साइक्लोन 2014 से 19 तक बढ़े हैं, उसके बढ़ने का कारण क्या है। तो जो चेंजिंग ट्रेंड है ये कंसिस्टेंट है, ये राइजिंग टेम्परेचर के साथ दिख रहा है। जो इंडियन ओशियन में जो टेम्परेचर राइज कर रहे हैं उससे इसको देखना चाहिए। तो 2014 के बाद से जो इंडियन ओशियन का टेम्परेचर बढ़ा है, अगर उसको देखें तो एक स्टडी ने बताया है कि वाइल्ड टेम्परेचर ऑफ द इंडियन ओशन रोज ओवरऑल 0.7 डिग्री सेल्सियस। The generally colder western Indian Ocean experienced an unexpected warming of 1.2 डिग्री सेल्सियस इन समर। तो आप अगर इस तथ्य को समझने की कोशिश करें तो यह तथ्य क्या बताता है कि जो टेम्परेचर का राइज हो रहा है वह साइक्लोन के बढ़ाने में मदद कर रहा है। एक सवाल क्या आ गया, 2014 से 2019 के बीच साइक्लोन की संख्या क्यों बढ़ी है। जो साइक्लोन ओवर द अरेबियन सी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ज़्यादा वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बिल्डअप होगा तो इंटेंसिटी में साइक्लोन बढ़ जाएंगे। तो जो अरेबियन सी के ऊपर का साइक्लोन है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। ये ड्रिवन कैसे हो रही है, ड्रिवन बाई राइजिंग एमिशंस एंड टेम्परेचर। जो ये साइक्लोन की इंटेंसिटी और साइक्लोन का नंबर जो ये दोनों बढ़ रहा है, उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण है कि वह जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है और एमिशन बढ़ रहा है। तो जो हम देखें तो एक एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोन अकर्स वंस एवरी 4 to 5 ईयर, 4 से 5 साल में एक बार आता है, और बिटवीन 98 एंड 2013 ओनली 5 एक्सट्रीम सेवर साइक्लोन आए। और 2014 ने देखा साइक्लोन निलोफर, 2014 में आया साइक्लोन निलोफर, और 2015 में आया चपल। तो अगर हम इसको थोड़ा से शॉर्ट करके देखें तो राइजिंग सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वाटर ऑफ द ओवर द अरेबियन सी इज ए रीजन लीडिंग ए फैक्टर इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन। तो जो फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़े उसके पीछे क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब बे ऑफ बंगाल वर्सेस अरेबियन सी, लेट्स कंसंट्रेट समटाइम्स ओवर बे ऑफ बंगाल वर्सेस अरेबियन सी। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर दोज that form between the latitude tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. I am again repeating, tropical storms are those that form between the latitudes tropic of Cancer and the tropic of Capricorn and rotate in the anti-clockwise direction. हम इस समय अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स के कंपैरिजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं वह कौन से हैं, वो फॉर्म करते हैं बिटवीन लैटिट्यूड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो सरफेस होता है ओशियानिक वाटर का, जो महासागर के, जो सागर के जल का जो सरफेस होता है, ऊपरी तल होता है, वो हीटअप कर जाता है। क्यों? ड्यू टू द सन
एंड वार्म वाटर। सन और वार्म वाटर के कारण, वार्म एयर का सन और वार्म एयर के कारण वो हीटअप कर जाता है और जो मॉइस्चर होता है राइज अप करता है। कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वार्म वाटर। और उस पर क्या है, जो वहाँ पर एक वैक्यूम बनता है, वहाँ पर क्या है, ज़्यादा एयर रश करती है। उस स्पेस को भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एयर जो है वो रश करने लगती है। और जब वहाँ पे एयर भरने लगती है, जब एयर भागने लगती है, तो दिस एयर इन टर्न राइजेस विद ह्यूमिडिटी और क्रिएट करती है साइकिल ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर राइजिंग अप। दिस सिस्टम ग्रोज इन हाइट एंड साइज, स्प्रेडिंग आउट एंड कॉजिंग ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? साइक्लोन कैसे बनता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते, क्लियर हुआ नहीं हुआ? जो ओशियानिक है, जो सरफेस ऑफ ओशियानिक वाटर है, जो सागर का जो एक सतह है, वह सतह गर्म होता है। गर्म कैसे होता है? सन के कारण और वार्म एयर के कारण। उससे क्या होता है, मॉइस्चर राइज अप करता है, मॉइस्चर ऊपर जाता है और सरफेस से मॉइस्चर ऊपर जाता है। और जो वहाँ पे जो एक स्पेस बनता है, उस स्पेस को भरने के लिए एयर घुसने लगता है। उसके कारण क्या होता है, हाइट और साइज में एक जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने लगता है। अब इंडिया के पास, नियर इंडिया, साइक्लोन फ्रॉम आइदर साइड ऑफ कंट्री, बट जो वन इन द बे ऑफ बंगाल आर मोर फ्रिक्वेंट। बे ऑफ बंगाल का मोर फ्रिक्वेंट है और इन कंपैरिजन टू द अरेबियन सी। अगर हम बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को कंपेयर करें तो बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन अरेबियन सी की तुलना में ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? जो बे ऑफ बंगाल है, इसमें कांस्टेंट फ्रेश वाटर फ्लो होता है। बे ऑफ बंगाल में कांस्टेंट फ्रेश वाटर फ्लो होता है। कहाँ से होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा से। जब यहाँ से कांस्टेंट फ्रेश वाटर फ्लो होता है तो उससे क्या होता है, जो यह रिवर के पानी जाते हैं समुद्र में, रिवर का पानी गर्म होता है, समुद्र की सतह के पानी को गर्म कर देता है। समुद्र के सतह के अंदर का ठंडा पानी ऊपर के गर्म पानी को डाइल्यूट नहीं कर पाता है। इससे क्या हो जाता है, इससे एक ऐसा वहाँ पर टेम्परेचर बन जाता है, उसके कारण जिसके कारण क्या होता है, जब टेम्परेचर बन जाता है तो जो कूलर लेयर ऑफ वाटर नीचे होती है वो मिक्स नहीं कर पाती है। इससे सरफेस ऑलवेज वार्म रहता है और रेडी टू फीड एनी पोटेंशियल साइक्लोन। अगर आप इतना याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन अरेबियन सी की तुलना में ज़्यादा क्यों होते हैं। अगली बात, जो शेप ऑफ लैंड है अराउंड बे ऑफ बंगाल, अगर आप लोग जैसे कहते अविनाश टाइप कर रहे हैं, अगर ऐसे आप टाइप करते रहेंगे तो और लोगों को सुविधा हो जाएगी। तो आप लोग टाइप करते रहो जो आपको समझ आता है। उससे क्या हो गया, जो हमारा जो शेप ऑफ लैंड है अराउंड द बे ऑफ बंगाल, ये क्या करता है, विंड और स्लोअर एंड वीकर ओवर द ओशियन रेडी टू स्पिन। यह जो वहां पर एयर होती है उसको स्पिन करने लगता है। अगेन लिसन, एक मैंने आपको क्या समझाया कि नदियों का पानी जाता है, दूसरा क्या है, जो शेप ऑफ लैंड है अराउंड बे ऑफ बंगाल, ये क्या है, यहाँ विंड स्लोअर और वीकर हो जाती है और विंड स्पिन करने लगती है। और नॉर्दर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरेबियन सी हैव ए मच कूलर टेम्परेचर। जो माउंटेन है ईस्ट अफ्रीका के, जो डायरेक्ट करते हैं विंड्स टूवर्ड द अरेबियन पेनिनसुला, वो डिसिपेटिंग हीट करते हैं मच मोर इफिशिएंटली थ्रू आउट द अरेबियन सी। जो माउंटेन्स हैं वह हीट को कंट्रोल कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, रीजन इज नॉट फेवरेबली टू फीड पोटेंशियल साइक्लोन, और हाफ ऑफ द साइक्लोन जो मूव करता है उसकी एनर्जी कम होती है, वह डिसिपेट कर जाता है। यह आपका एक कंक्लूजन हुआ कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच साइक्लोन में कैसे फ़र्क होता है। जो साइक्लोन टोटके है, यह नेम किया गया है
अकॉर्डिंग विद द लिस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन ओशियन ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्स। नॉमिनेट जो 13 कंट्री जो इससे इफेक्ट हुए हैं उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो जो नेम टोक्यो है इसका मतलब क्या है? गेको और लिजर्ड इन बर्मीज। गेको और लिजर्ड इन बर्मीज यह नॉमिनेट किया गया है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट आप लोग क्या सुनते होंगे कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो बोलते हैं उसको फ्लैग करते हैं, रेड जोन, येलो जोन, ऑरेंज जोन। येलो जोन मतलब क्या है? आप रेडी हो जाइए, खतरा आने वाला है। ऑरेंज जोन क्या है? खतरा आसन आ गया है, आप लोग अपनी अपनी सुविधा कर लीजिए। रेड जोन क्या है? खतरा बढ़ चुका है। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो आपके इस बात के लिए कहते हैं कि जो इस बात को सिंबलाइज करते हैं कि जब कोई साइक्लोन आता है कैसे अपने आप को आप लोग तैयार करें। तो एक सवाल क्या बन गया? व्हाट इज द ऑरेंज फ्लैग, येलो फ्लैग, रेड फ्लैग। येलो फ्लैग क्या है? एक चेतावनी है कि साइक्लोन आने वाला है। ऑरेंज फ्लैग क्या है? यह कह रहा है आप लोग अपना इंतजाम करो, आपको नुकसान हो सकता है। येलो फ्लैग वो नहीं है। और रेड फ्लैग क्या है? कि आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अगर आप इसको डिग्री ऑफ फायदा और नुकसान से देखें तो सबसे कम है येलो फ्लैग, देन है ऑरेंज फ्लैग और देन है रेड फ्लैग। यह 3 महत्वपूर्ण चीज है। तो यह जो एक नए स्टॉर्म की बात चल रही है कि इस स्टॉर्म के बाद एक नया स्टॉर्म और आएगा। वह स्टॉर्म का नाम दिया है यास। यह जो अगला स्टॉर्म जो प्रधानमंत्री ने आज एक मीटिंग ली है वह अगले स्टॉर्म के लिए ली है कि अगला स्टॉर्म यास आएगा। तो यास क्या है? एक साउथ वेस्ट मानसून में होगा जो नॉर्दर्न अंडमान रीजन को कवर करेगा। तो एक स्टॉर्म की बात और चल रही है, यास स्टॉर्म। अब हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट करते हैं कि जो हमारा स्टॉर्म आता है उससे हमारा नुकसान और फायदा क्या होता है। स्टॉर्म को रोकने, स्टॉर्म के होने के बाद जो हमारा साइक्लोन आया उसके बाद क्या क्या किया जाए। देखिए जो हमारा साइक्लोन आ रहा है उसमें क्लाइमेट चेंज का कारण है, ग्रीन हाउस गैसेस का कारण है, हमारे फॉसिल फ्यूल के एमिशन के कारण है। अब जब साइक्लोन आता है तो क्या होता है? ड्रॉट आता है, रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस होते हैं, फ्लड होते हैं। और यह पिछले कई सालों से यह प्रवृत्ति दिख रही है। साइक्लोन के आने के कारण हमने कल आपसे बात किया था क्या क्या नुकसान फायदे होते, आप लोग उसको ऐड करेगा। आई थिंक द इशू ऑफ द साइक्लोन योर हैज़ बीन सॉल्व। अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सवाल बन सकता है जो आपके लेक्चर से न हो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आप लोग सुन रहे होंगे कि एक पंजाब में एक गांव को पूर्ण मुस्लिम गांव के रूप में बना दिया गया है। चूँकि उस गांव की जो 2/3 पॉपुलेशन थी उसका नाम है मलेरकोटला। जरूर आप लोगों ने सुना होगा। तो मलेरकोटला एक ऐसा गांव है पंजाब का जहां पर 2/3 पॉपुलेशन मुस्लिम थी, उसको एक जिला बना दिया गया। तो एक जिले का पार्ट था, उसका नाम था मलेरकोटला, जहां की 2/3 पॉपुलेशन मुस्लिम थी, उसको उन्होंने एक जिले का भाग बना दिया। अगर हम इसको देखें तो अब कितने ऐसे जिले हो गए जहां मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन के नाम बनाया गया। नॉन कश्मीरी डिस्ट्रिक्ट लाइक धुबरी इन आसाम, मल्लापुरम इन केरला, किशनगंज इन बिहार, मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल, जहां पे 2/3 पॉपुलेशन आर मुस्लिम। अब क्या हो गया? कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर 2/3 पॉपुलेशन मुस्लिम की है? ये सवाल कहां से उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि मलेरकोटला एक गांव पंजाब में है जहां पर 2/3 से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसको एक अलग जिला बनाया गया। यह एक प्रॉमिस था अमरिंदर सिंह सरकार का, हम इसको बनाएंगे। अब इससे हम एक चीज़ और क्या ऐड कर रहे हैं कि मलेरकोटला के अलावा वह कौन कौन से ज़िले हैं जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 2/3 या उससे ज़्यादा है। धुबरी इन आसाम, DHUBRI, धुबरी इन आसाम, मल्लपुरम इन केरला,
किशनगंज इन बिहार, मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल। ये ऐसे, और ये सवाल क्या बन गया, किन किन जिलों में 2/3 मुस्लिम पॉपुलेशन है। आंसर क्या हो गया, मलेरकोटला इन पंजाब, धुबरी आसाम, मल्लापुरम केरला, किशनगंज बिहार, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। अब अगर हम थोड़ा सा इतिहास देखने की कोशिश करें मलेरकोटला का, तो जो ये कहा जाता है कि जो 10th सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, जो 10th सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, हैड ब्लेस्ड द नवाब ऑफ मलेरकोटला व्हेन ही वॉक्ड आउट ऑफ मुगल कोर्ट ओवर द डिसीजन टू ब्रेक द गुरु टू यंग सन्स अलाइव। जो नवाब थे उन्होंने मुगल कोर्ट को त्याग दिया था जब गुरु के 2 बच्चों को ईंटों में चिनवा दिया गया था। तो जो 10th सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने, उन्होंने ब्लेस किया था नवाब को। तो यह जो जेनेसिस है, तो यह एक सिख और मुसलमानों के हारमोनी की जेनेसिस की बात करती है कि सिख और मुसलमानों के बीच एक बहुत प्रेमपूर्ण संबंध था, उसकी बात कहती है। तो मलेरकोटला के इतिहास को अगर देखें तो वह एक बात और कहता है कि यह सिख और मुसलमानों के बीच एक प्रेमपूर्ण संबंध की बात कहता है। जो ओनली प्लेस इन अनडिवाइडेड पंजाब जहां पर कोई ब्लडशेड नहीं हुआ इन द वेक ऑफ पार्टीशन 1947, वो मलेरकोटला है। और मलेरकोटला को आप एक एक्सप्लेनेशन के रूप में देख सकते हैं, यह इस बात की भी वकालत कर रहा है कि किस तरह से मुसलमान और सिख दोनों साथ साथ थे। एक बड़ा और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो हम लोग देखते हैं, जो यूनेस्को ने शिवाजी के कुछ फोर्ट के बारे में अपनी एक बात चल रही है कि शिवाजी के कुछ फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया जाए। आप मैप खोलिएगा मेरे लेक्चर के ख़त्म होने के बाद, आप देखिएगा एक उसमें पेज है जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मार्गदर्शन के अभ्यर्थियों को मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग भी खोलिए, आप मेरे क्लास के ख़त्म होने के बाद आप खोलिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उस पेज में 3 तरह की साइट का जिक्र है, आप लोग उस पेज को जरूर देखिएगा। हम आते हैं यूनेस्को जो ग्रांट कर रहा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल सबमिट किया है जिसमें टैग किया है 14 फोर्ट को जो 17th सेंचुरी के हैं, जिनका संबंध छत्रपति शिवाजी से है। और जो मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर है उसको सम्मान देने के लिए उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की बात कही है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है, यू राइट डाउन दिस। A World Heritage Site is a location with an outstanding universal value। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वह स्थान होता है जिसका एक विशिष्ट विश्व स्तरीय मूल्य होता है। यह सिग्निफाई करता है कल्चरल और नेचुरल सिग्निफिकेंस विच इज सो एक्सेप्शनल एज टू ट्रांजैक्ट नेशनल boundaries and to be common importance for present and future generation of all humanity। जो फ्यूचर और प्रेजेंट जनरेशन की ह्यूमनिटी को वह इस बात को यह सत्यापित करता है। तो 12 फोर्ट उन्होंने महाराष्ट्र में 17वीं सेंचुरी के देखे। देखिए उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक है शिवनेरी, बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी। दूसरा है रायगढ़, द कैपिटल फोर्ट बिल्ट फॉर द कोरोनेशन ऑफ मराठा किंग। तीसरा तोरना, द फर्स्ट फोर्ट ऑफ मराठा एम्पायर। चौथा है राजगढ़। 3 आप याद करो, 3 में काम हो जाएगा। आपसे प्री में 3 ही में से आएगा। 12 फोर्ट में से मैंने 3 फोर्ट चूज किए हैं। आप पहला याद करें शिवनेरी। शिवनेरी क्या है, बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी। दूसरा है रायगढ़,
जो कैपिटल फोर्ट रहा, जो उनकी राजधानी बनाई गई थी, और इसको रिबिल्ड किया गया था शिवाजी के राज्याभिषेक के लिए। तीसरा है तोरना, फर्स्ट फोर्ट ऑफ द मराठा एम्पायर। आप 3 याद करिए, आपके ख्याल से काम हो जाना चाहिए। आई डोंट थिंक इसके बियॉन्ड आपका कोई काम आएगा। हम एक और करते हैं, देखिए आईपीआर को हम लोग ट्रेस बैक करते हैं। आईपीआर को हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि आईपीआर से सवाल आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक मूव किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट किया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को में रिलैक्स किया जाए। हमने उस बार बात किया था कि उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिलैक्सेशन में मेडिसिन की बात नहीं थी, वैक्सीन की बात थी। अब इंडिया, साउथ अफ्रीका और 60 देशों ने एक रिवाइज प्रपोजल सबमिट किया है। इंडिया, साउथ अफ्रीका ने एक रिवाइज प्रपोजल सबमिट किया है। वह रिवाइज प्रपोजल क्या है? पेटेंट वेवर का है। यह कितने साल का है? 3 साल का है, और हर साल एनुअली ये रिव्यू किया जाएगा। अब जो ये ड्यूरेशन है वेवर का, यह प्रैक्टिकल है, यह मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? यह रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्रोइंग कंसर्न ओवर म्यूटेशंस एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 वायरस। यह पिछले में नहीं था। जस्ट ट्राई टू सी व्हाट इज डिफरेंस। आपके जब आप आंसर करोगे तो आपके पास ये सवाल कंप्लीट हो चुका होगा। हमने पहले कहा है कि वी आर ट्रेसिंग द न्यूज़, उससे याद होना आसान हो जाता है। तो जो ये प्रपोजल सबमिट किया गया रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्रोइंग कंसर्न ओवर द म्यूटेशंस एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 वायरस। जो प्रीवियस ड्राफ्ट प्रपोज किया गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा, वह फोकस कर रहा था ऑन प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। जो रिवाइज प्रपोजल है, यह क्या कर रहा है? वो ऐड कर रहा है स्पेसिफिसिटी टू द डिसीजन टेक्स्ट फॉलोइंग कंसर्न द ओरिजिनल डिसीजन टेक्स्ट वाज टू ब्रॉड। और न्यू प्रपोजल ने क्या किया है? वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा है, और वह मेडिसिन की भी बात कर रहा है। तो वेवर क्या सॉर्ट कर रहा है? हेल्थ प्रोडक्ट। आप अभी लिखिए व्हाट वेवर इज सॉर्टिंग। यह जो वेवर क्या क्या मांग रहा है? हेल्थ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज। जो न्यू ड्राफ्ट कर रहा है, ये रिटेन कर रहा है वेवर फॉर वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स, पीपीई, थेरेपिक्स और मेडिकल डिवाइसेस। तो जो नया प्रपोजल है, वह नया प्रपोजल पिछले प्रपोजल में क्या क्या ऐड कर रहा है? वह वेवर को रिटेन कर रहा है। जो वैक्सीन के वेवर का कॉन्सेप्ट था वो तो है, उसके साथ साथ क्या एडिशन आ रहा है? इसमें एडिशन आ रहा है डायग्नोस्टिक्स का, तो वो डायग्नोस के बारे में मदद करेंगे, पीपीई के बारे में मदद करेंगे, थेरेपिक्स के बारे में मदद करेंगे, और मेडिकल डिवाइसेस के बारे में मदद करेंगे। तो 4 नई चीज़ें नया ड्राफ्ट कर रहा है। दूसरा, रॉ मटेरियल्स। जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स है वो दिया जाएगा। दूसरा, एक एक्सपर्ट कॉशन किया गया है ऑन रिड्यूसिंग 3 ईयर पीरियड, नैरोइंग स्कोप टू वैक्सीन ओनली। तो आईपीआर वेवर स्टैंड एलोन इशू नहीं रह गया। जो आईपीआर वेवर है, स्टैंड एलोन इशू नॉट लिमिट अदर डब्ल्यूटीओ इशूज, वार्न एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि आईपीआर को आप स्टैंड एलोन इशू के साथ देखें। आप आंसर क्या करोगे? जब आईपीआर वेवर का आप आंसर करोगे तो आप ये 4 चीज़ कहोगे कि आईपीआर वेवर में एक तो वो वैक्सीन का इशू है, उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक्स का इशू है, पीपीई का इशू है, और मेडिसिन का इशू है। तो जो आपका इंडिया का और उसका इशू है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक और छोटी सी बात करते हैं, जो आपके सिलेबस में वोमेन्स एम्पावरमेंट है। अब देखिए, वोमेन्स एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि उसको आप बहुत तैयार करके ही सॉल्व कर पाएंगे।
अब देखिए वैक्सीन में हायर लिटरेसी और वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हेल्प कर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक रिसर्च किया और उसने यह पाया कि जिन इलाकों में लिटरेसी और एजुकेशन ज़्यादा है वहाँ पर वैक्सीन ज़्यादा लगी है, और जिन इलाकों में महिलाओं का एजुकेशन ज़्यादा है वहाँ पर वैक्सीन ज़्यादा लगी है। तो जब आप इसका आंसर अपने एग्ज़ाम में दें तो वुमेन्स एम्पावरमेंट को लिखते समय आप यह भी लिख दें कि वैक्सीन उन इलाकों में शुरुआती दौर में ज़्यादा लगी थी जहां एजुकेशन था और जहां पर महिलाओं का एजुकेशन ज़्यादा था, जहां पर कॉलेज गोइंग लड़कियां ज़्यादा थीं, वहां पर वैक्सीन ज़्यादा लगी है। तो यह आपको एक दृश्य दे रहा है कैसे वुमेन्स एम्पावरमेंट के इशू को आप हैंडल करें। I think your current affair has been taken a lot. Let's start with Constitution. हम लोग 4-5 इशू कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। देखिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम राइट टू इक्वलिटी की तरफ चल रहे हैं कि राइट टू इक्वलिटी किस तरह से होती है और राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। अब जो राइट टू इक्वलिटी है उस पर हमने एक्सेप्शन की बात आप लोगों से कर ली थी। हम अब आ रहे हैं आर्टिकल 16 की तरफ। जो आर्टिकल 14 और 16 के बीच क्या रिलेशन, हम फर्स्ट लेटर अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 14 एंड 16। जो आर्टिकल 14 और 16 दोनों को देखें तो दोनों इक्वलिटी की बात करते हैं और दोनों के दोनों डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने की बात करते हैं। आर्टिकल 14 एक्सटेंड करता है फॉर ऑल including citizens and non-citizens. Article 16 is confined only to the citizens. आर्टिकल जो 15 और 16 है यह डील करते हैं ओनली टू द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी। पहली बात 15 एंड 16 सिटीजन्स के लिए है, 14 एक जनरल इक्वलिटी की बात करता है, 15 एंड 16 एक पर्टिकुलर टाइप की इक्वलिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 15 चूंकि सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है इसलिए कोई नॉन सिटीजन इसका क्लेम नहीं कर सकता है। यह जो आर्टिकल 15 है यह डिस्क्रिमिनेशन करता, यह डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है ऑन सर्टेन एस्पेक्ट। अगर आप बेयर एक्ट को खोल के देखें तो आपको सारे एस्पेक्ट दिख जाएंगे। उसमें एक शब्द ओनली लिखा है, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि उस ओनली शब्द से एक बात साफ आती है कि अगर उन चीज़ों के अलावा किसी और बात को लेकर डिफरेंस किया गया है तो वह 15 के तहत नहीं आता है। तो आर्टिकल 15 अवेलेबल है ओनली टू सिटीजन। यह प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन इन एनी मैटर एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट ऑन एनी स्पेसिफाइड grounds written in this article. Religion, race, caste, sex और place of birth. आर्टिकल 16 भी कंफाइंड है सिटीजन को ही ओनली, बट इट रिस्पेक्ट टू वन एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक डिस्क्रिमिनेशन, नेमली एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। नाउ कंपेयर 15 एंड 16। 15 का स्कोप 16 से ज्यादा है। If you read Article 16, it's confining you only the employment under the state, underline under the state. If you read Article 14, 15, 16 and try to understand the right to equality, then you are concluding that Article 15 and 16 has certain parameters written down in the Constitution. And Article 16 is only and only for the public employment under the state. अगर कोई मैटर आर्टिकल 15 और 16 के अंतर्गत नहीं आ पाता है तो व्यक्ति जनरल प्रोविजन आर्टिकल 14 का सहारा ले सकता है। अगर कोई इशू आर्टिकल 15, 16 में कवर नहीं हो रहा है तो व्यक्ति कहां जा सकता है? व्यक्ति जनरल प्रोविजन आर्टिकल 14 का सहारा ले सकता है। हमने कल आर्टिकल 15 में जो एक्सेप्शन क्लास था उसको डिटेल में हमने बात किया हुआ था। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है
वो वेस्टर्न कंट्री के तुलना में मच बेटर है। जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनके यहाँ अभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन परसिस्ट कर रहा है। ये आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा कि वेस्टर्न कंट्री में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी परसिस्ट कर रहा है, लेकिन भारत ने सबके संविधान ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को फिनिश कर दिया है। कोई भी आदमी अगर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का विक्टिम है, उसके पास एक द्वार खुला हुआ है कि वह न्यायालय से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में वह रेमेडी प्राप्त कर सकता है। इन इंडिया कोई भी आदमी हाईएस्ट कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। जो वेल है, टैंक्स है, बाथिंग घाट्स हैं, रोड्स हैं, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट हैं, which are owned by the private individuals are subject to this provision provided they are maintained wholly or partly out of the state fund or they have been dedicated to the use of general public. You remember these two things. If you read the article 15 carefully, you find this explanation. Even wells, tanks, bathing ghats, roads and place of public resorts which are owned by private individuals are subject to this prohibition provided they are maintained wholly or partly out of state funds or they have been dedicated to the use of general public. Got it? लेकिन ये जो प्रोहिबिशन है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन would not preclude the state from making special provision for women and children, making special provision for the advancement of socially and educationally backward classes. तो ये प्रोहिबिशन क्या है? उनको इन दोनों क्लासेस के लिए आप एक्सेप्शन बना सकते हैं। Now travel to the article 16, one of the very important article, जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेके सरकार का दृष्टिकोण किस तरह से है। तो नाउ जस्ट ट्रेवल्ड ऑन द आर्टिकल 16, जिसपे हम लोग यह देखते हैं कि किस तरह से जो फंडामेंटल राइट में जो राइट टू इक्वलिटी है, जो राइट टू इक्वलिटी जो ट्रेवल करती है टूवर्ड्स द मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेट्स सी द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हाउ इट इज ट्रेवल। तो हम आर्टिकल 14 और 16(1) को पहले क्लोजली इंटरकनेक्ट करते हैं। लेट इंटरकनेक्ट आर्टिकल 14 एंड 16(1). 16(1) अपना रूट देखता है आर्टिकल 14 से। जब भी आप कोई समानता के अधिकार के प्रश्न का उत्तर दें, आप प्रियम्बल, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16 चारों को एक साथ देखने की कोशिश करें। जो इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यह इसेंस है आर्टिकल 16 का। आर्टिकल 16 का इसेंस है जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी का इशू है। अब 14 और 16 में डिस्टिंक्शन क्या है? मैंने पहले कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 14 सिटीजन के लिए है, 14 फॉर ऑल है, 16 सिटीजन के लिए है। 16 के बेनिफिट का दावा नॉन सिटीजन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16(1) सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, और जो आर्टिकल 16(2) है, अगर आप पढ़ें तो आर्टिकल 16(2) ने एक क्राइटेरिया लेट डाउन किया है कि कौन कौन कि किस ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप आर्टिकल 16(2) को पढ़ें तो आप पाएंगे कि आर्टिकल 16(2) में एक दो ऐसे इशू हैं जो आर्टिकल 15 के अलावा भी हैं। If you see the article 16, 15 together, you find article 16 has used more words than the article 15. तो आर्टिकल 16 में जो इशू किया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट,
place of birth or residency, any of them. You compare the 15 and 16. You find some of the points have additionally added in the 16. Just open article 15 and see. 15 में क्या क्या है? Religion, race, caste, sex, place of birth. Now read article 15. क्या क्या है? मिल गया? Religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence. You see, some of the new words have been added in the article 16. It is a purposeful insertion of the word. Yes, Siddharth, you got it. तो आर्टिकल 16 जो है वह कुछ शब्दों को ज्यादा रख रहा है आर्टिकल 15 की तुलना में। आर्टिकल 16.2 क्या है? वह इलोबरेशन है आर्टिकल 16.1 का। Article 16.2 is an elaboration of Article 16.1. If you read Article 16.1 or 16.2, you find Article 16.2 is being elaborated. Whatsoever the Article 16.1 is saying, the same is being elaborated Article 16.2. यह Article 14 के सिक्के के ही एक पार्ट है। तो जो हमारा रिक्रूटमेंट रूल है वह जो भी बनेगा वह इस आर्टिकल 16 को ध्यान में रख के बनेगा। और आर्टिकल 16 एक लिमिटेड सब्जेक्ट को डील कर रहा है, आर्टिकल 14 एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को डील कर रहा है, आर्टिकल 15 14 से कम सब्जेक्ट को डील कर रहा है, और आर्टिकल 16 उससे भी कम डील कर रहा है। तो आर्टिकल 16 किसको डील कर रहा है? ओनली एंड ओनली द एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट, प्राइवेट सेक्टर को नहीं डील कर रहा है। अगला सवाल प्रीलिम्स के लिए, यह पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को ही डील कर रहा है। तो आर्टिकल 14 एंड 16 आर नॉट अट्रैक्टेड इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में ये दोनों अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 ज़्यादा जनरल है आर्टिकल 16.2 के तुलना में। क्यों? आर्टिकल 15 डज नॉट मेंशन डिसेंट एंड रेजिडेंस को आप याद करिए, इससे आपका प्रीलिम्स एग्जाम में आपको प्रॉब्लम करेंगे। आर्टिकल 15 डज नॉट मेंशन डिसेंट एंड रेजिडेंस, इसका जिक्र आर्टिकल 16 में ही सिर्फ हो रहा है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी को इन जनरल गारंटी कर रहा है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी को इन जनरल गारंटी कर रहा है। आर्टिकल 16 स्पेसिफिक सिचुएशन में कर रहा है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी को इन जनरल गारंटी कर रहा है। आर्टिकल 15 एंड 16 स्पेसिफिक सिचुएशन में गारंटी कर रहा है। गॉट इट? समझ में आया? जरूर लिखिएगा। आई हैव नो इशू टू रिपीट इट। लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन को आर्टिकल 16 भी बार नहीं कर रहा है। आर्टिकल 16.1 और 16.2 और कंपेयर करें तो 16.1 इज मच वाइडर देन द 16.2। जो एम्फेसिस है 16.2 में वर्ड ओनली, यह कह रहा है कि इन जो अपनी 4-5 कंडीशंस हैं उसके अलावा अगर किसी और कंडीशन में डिस्क्रिमिनेशन लॉजिकली कर सकते हैं तो आप कर सकते हो। अगर अदर ग्राउंड रेलिवेंट है तो आप कर सकते हो। एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है 16.2 में, ऑफिस। जस्ट सी देयर इज वन वर्ड इन 16.2 विच इज ऑफिस। अगर ऑफिस को समझना होगा तो ऑफिस का संबंध वही है जो आर्टिकल 102A और 119A में उसका जिक्र किया गया है। इसका संबंध किसी भी तरह से प्राइवेट से नहीं है। प्राइवेट जो चाहे सो करे। आप पढ़िए केयरफुली। देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अंडरलाइन अंडर द स्टेट। प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अंडर द स्टेट।
Private sector can do whatsoever they wish. If they employ a one caste, state cannot stop him, because Article 16 is confined to the state only. Very good question. अभय सिंह का सवाल बहुत अच्छा सवाल है. आप लोग 16A फिर से पढ़ो. लास्ट में क्या है? अंडर द स्टेट. मिल गया? What does it mean? It is not applicable to the private sector. It is applicable only to the government organization. Therefore, there is no confusion at all. आप ये भी कह सकते हो कि जो आर्टिकल 16(1) और 16(2) है वह इफेक्ट दे रहा है आर्टिकल 14 को और 15 को, और यह उस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का पार्ट है जो प्रीएम्बल और आर्टिकल 14 दे रहा है. आर्टिकल 14 और 16 का प्रोटेक्शन टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी प्राप्त होगा. जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं जिसमें महिलाओं को सुरक्षा प्राप्त होती है वह भी आर्टिकल 16(2) से डिराइव होता है. लेट्स सी इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट हाउ आर्टिकल 16 इज वर्किंग. कैसे आर्टिकल 16 कहते हैं एम्प्लॉयमेंट का. देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. यह 4 संविधान के प्रावधानों से निर्देशित होता है. आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 39D रेड विद द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर इक्वल पे इक्वल वर्क पर कोई भी सवाल आता है आपके जीएस के 4 पेपर में या पॉलिटी में या आप ऐसे में लिख रहे हैं तो आप 4 संविधान के प्रावधानों का जिक्र करें. आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 39D और प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आई एम अगेन रिपीटिंग, इक्वल पे इक्वल वर्क का कोई भी सवाल कहीं भी हैंडल कर रहे हो आप इंटरव्यू में आप इसकी बात कर रहे हो, आप जीएस के 4 पेपर में कोई ऐसा सिचुएशन आया वहां आप लिख रहे हो, या आप एसे में लिख रहे हैं या पॉलिटी में लिख रहे हैं, अभय सिंह आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि आर्टिकल 16 का प्राइवेट सेक्टर से कोई ताल्लुकात नहीं है. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर चाहे कि सारे एक जाति के लड़कों को भर ले तो भर ले, कोई दिक्कत नहीं है. उसका जो मना है सो करे, क्योंकि आर्टिकल 16 उन पर अप्लाई ही नहीं होता है. अगर मान लीजिए कोई यादव का, हरिजन का, ब्राह्मण का, ठाकुर का जो भी है वो कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है, सरकार से कोई मदद नहीं ले रहा है, वो बोला नहीं मैं सब हरिजन ले लूंगा, मैं सब ब्राह्मण ले लूँ भैया, क्योंकि आर्टिकल 16 उन पर लगता ही नहीं है. आर्टिकल 16 लगता है किस पे? सिर्फ उस पे जो स्टेट से कंट्रोल्ड हैं. स्टेट की परिभाषा मैंने आर्टिकल 12 में आपको पढ़ा दी है. तो इक्वल पे इक्वल वर्क के कोई सवाल में, इक्वल पे इक्वल वर्क के कोई सवाल में आप 4 चीज का आंसर करोगे. प्रीएम्बल, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 39D. प्रीएम्बल और आर्टिकल 39D मूल अधिकार का पार्ट नहीं है. 39D राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पार्ट है. लेकिन इन चारों का आप इस्तेमाल करके आंसर करोगे. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकते, लेकिन इसके बावजूद भी न्यायालय अपना निर्णय देते समय मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य सामंजस्य की स्थापना करके उसको लागू कराने का आदेश पारित कर सकती है. जब हम राज्य के नीति सिद्धांतों पे आएंगे हम इसको डिटेल में इस बात पे डिस्कस करेंगे. तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी है, जो इंश्राइंड है आर्टिकल 14 में, वह फ्लो कहाँ से कर रही है? वह संविधान की प्रस्तावना से फ्लो कर रही है.
तो जो रूल है प्रस्तावना से चला 14 में आया, 14 से चला 16 में आया, 16 से चला 39D में आया, ये चारों मिलकर इक्वल पे इक्वल वर्क की बात करते हैं। तो इसलिए हम कंक्लूजन क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कोर्ट में के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट के साथ पढ़ के उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर इक्वल पे इक्वल वर्क इक्वल पे का रूल अप्लाई होगा अगर एम्प्लॉयर एक है, अगर एम्प्लॉयर डिफरेंट है तो अप्लाई नहीं होगा। इक्वल पे इक्वल वर्क का रूल अप्लाई होगा अगर एम्प्लॉयर एक है, अगर एम्प्लॉयर अलग अलग है तब वह लागू नहीं होगा। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इक्वल पे इक्वल रूल कैसे लगता है। नाउ कम ऑन द एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16(1) एंड 16(2). नाउ वी आर एंटरिंग इन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, द 16(3). 16(3) एक एक्सेप्शन है जो बोलता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द रेसिडेंस, जस्ट रीड फॉर ए फ्यू मिनट द 16(3). उसमें लाइन नंबर 4 में एज टू रेसिडेंस से आप पढ़िए, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट, एक तो आप पार्लियामेंट को अंडरलाइन करिए, प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू ए क्लास और क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस under the government or any local or other authority within state union any requirement as to residence, requirement as to residence। तो आर्टिकल 16(3) एक्सेप्शन है आर्टिकल 16(1) का। इसमें उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि रेजिडेंस के रिक्वायरमेंट के आधार पर कैसे आप कानून बना सकते हैं। यह पावर पार्लियामेंट को दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी गई। अगेन यू अंडरलाइन इट, आपके प्रीलिम्स में यही सवाल कर देंगे कि पावर पार्लियामेंट के पास है, ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। पावर हैज गिवन टू द पार्लियामेंट नॉट टू स्टेट लेजिस्लेचर। व्हाई दे वांट a uniformity? So many times the state works on the local pressure, local issues, but when parliament take a call, the parliament may take a holistic view. Therefore, the power to implement Article 16(3) is given to the parliament, not to the state legislature. It's clear, not clear? तो आर्टिकल 16(3) के तहत पार्लियामेंट कैन इम्पोज ए रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर सर्विस इन द होल स्टेट, but not in the part of state. And the differentiation, parliament can impose the restriction or qualification or condition for whole state, not for part of state. Clear? Again very important part कि parliament can impose a residential qualification for services in whole state but not part of state. If you read article 16(3), uses the word state, uses the word state. What this signifies? The word state signifies state as a unit and not part of state as a district. अगर आप 16(3) के स्टेट शब्द को पढ़ें तो स्टेट को एक यूनिट की तरह ट्रीट किया गया है, आप उसको फ्रेगमेंट करके यूज नहीं कर सकते। नाउ कम ऑन द 16(4) जो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन को जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन में आजकल चल रहा है। आर्टिकल 16(4) 16(1) का एक एक्सेप्शन है, वह स्टेट को एम्पावर करता है टू आइडेंटिफाई सिटीजन्स फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। What Article 16(4) is saying? To identify the citizen of the state. For what purpose? For a preferential treatment in the purpose of employment. लेकिन स्टेट कैसे चूज करेगा? State cannot choose any of the factors such as caste, religion,
mentioned in Article 16(1) as the only basis thereof. आप आर्टिकल 16(1) और 16(4) को एक साथ पढ़ें। 16(4) क्या बोलता है? not adequately represented in the services under the state. किसको? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। तो पहले क्या है? कास्ट नहीं है, बैकवर्ड क्लास है। टू इंपॉर्टेंट वर्ड हैज बीन यूज इन 16(4), not the caste but the class, backward class. दूसरा क्या है? not adequately represented in the state. If you read Article 16(1) and 16(4) together, then you may conclude that caste has been completely ruled out. Caste may be a criteria, but caste cannot be alone criteria, because in 16 word only has been used. Word only has been used. समझ आ रहा है? देखिए, यह जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह आपके बहुत काम के आएगा पूरे आपके परीक्षा पद्धति में। तो चूंकि 16 वर्ड में वर्ड ओनली का यूज किया गया है, सॉरी 16(2) में, इसलिए जो 16(4) है उसमें जो बैकवर्ड क्लास का इस्तेमाल किया गया है, आप कास्ट को उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा गया है 2 में नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट। तो व्हेन यू रीड 16(2) एंड 16(4) टुगेदर, then only caste has been ruled out. You can take caste as a criteria to determine the backward classes, but taking only caste, it is not permissible. 16(4) को इंटरप्रेट करने के लिए आपको 335 भी देखना पड़ेगा। तो हम यह कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है वह कास्ट के आधार पर नहीं कर सकते हैं, और जो आर्टिकल 335 है, अगर आप आर्टिकल 335 देखें फॉर अ मोमेंट, जस्ट ओपन आर्टिकल 335, जो बात करता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो क्लेम के लिए, उसमें आप मेंटेनेंस और एफिशिएंसी और को भी देखें, तो आपका प्रशासन सुचारू रूप से चले, ये भी होना चाहिए। तो आप 16(4) को इंटरप्रेट करते समय आर्टिकल 335 का भी ध्यान दें। अब आप आर्टिकल 15(4) और 16(4) दोनों को साथ साथ पढ़ें। बैकवर्ड क्लास यूज किया गया है 16(4) में, और आर्टिकल 15(4) बात करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। If you read the two sections together, 15(4) and 16(4), 15(4) बात करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, 16(4) बात करता है बैकवर्ड क्लासेस। अगर हम दोनों को देखें तो दोनों की मीनिंग मोर और लेस सेम अपीयर करती है। हमने कल बात किया हुआ इसमें, दोनों की मीनिंग मोर और लेस सेम करती है। तो लेकिन जो एक्सप्रेशन बैकवर्ड क्लास है, यह बैकवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कम्युनिटी का पर्यायवाची नहीं है, उसका सिनोनिम्स नहीं है। तो 16(4) डज नॉट कवर द इंटायर ग्राउंड कवर्ड बाय 16(1) एंड 16(2। बालाजी का एक पहला केस हुआ, लेट्स सी द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन, जिसमें पहली बार यह बात कही कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। चूँकि कहा गया कि जो उन्होंने एक बैलेंस करने की बात कही। दूसरा केस देवदासन का आया। देवदासन के केस से एक और सवाल शुरू हुआ कि उसमें रिजर्वेशन को कैरी फॉरवर्ड किया जाता था। तो मान लीजिए इस साल रिजर्वेशन का कोटा नहीं भरा, तो उस रिजर्वेशन को कोटे को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, फिर नहीं भरा, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। तो एक साल ऐसा आ गया कि आउट ऑफ टोटल वैकेंसी 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो गया। तो देवदासन के केस में कहा गया कि आप हर साल को यूनिट मान के चलिए।
अगर उस साल की वैकेंसी में रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा हो रहा है तो नहीं हो सकता। 50% एज यूनिट मानिए। तो जिस साल आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी चाहे आ भी जाए तो भी आप 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फिर थॉमस का केस आया। उन्होंने कहा इट वॉज परमिसिबल टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब अंडर आर्टिकल 16(1), और उसमें एक उन्होंने कहा हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन। जैसे फिजिकली हैंडीकैप का रिजर्वेशन क्या है, वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है कि हर कौम का, मान लो जनरल कैटेगरी में जनरल को दीजिए, ओबीसी में ओबीसी को दीजिए, एससी एसटी में एससी एसटी। तो जो फिजिकली हैंडीकैप का रिजर्वेशन है वह रिजर्वेशन कैसा है, वह रिजर्वेशन हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, वह उसी कौम के बीच होगा। तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया लेट डाउन किया। पहला, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हैज टू बी बैकवर्डनेस। आप इसको लिखिए कि एक क्राइटेरिया हुआ कैसे सोशली बैकवर्ड क्लासेस को डिटरमाइन किया जाए। पहला, क्लासिफिकेशन हैज टू बी बैकवर्डनेस, पिछड़ापन क्लासिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा, जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अकॉर्ड किया जाए बैकवर्ड क्लासेस को हैज टू बी रीजनेबल एंड हैव अ नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की जो बात कही गई है उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए। तीसरा, जो आर्टिकल 335 है, जो एक ओवरऑल कंसिडरेशन की बात करता है, उस कंसिडरेशन जो 35 जो एक एफिशिएंसी की बात करता है, उस एफिशिएंसी की बात को ध्यान रखना चाहिए। क्या अगर सिंगल पोस्ट है तो रिजर्वेशन हो सकता है? नहीं, सिंगल पोस्ट है तो रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। यू नीड मोर देन वन पोस्ट फॉर द रिजर्वेशन। अगर किसी साल रिक्रूटमेंट सिर्फ एक का है तो सिंगल पोस्ट पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? उसमें कई क्राइटेरिया दिए गए। पॉवर्टी, कास्ट, ऑक्यूपेशन एंड हैबिटेशन, ये 4 प्रिंसिपल फैक्टर लिखे गए। पॉवर्टी, कास्ट, ऑक्यूपेशन, हैबिटेशन, ये चारों क्राइटेरिया को ध्यान में करें। 4 में से एक नहीं ले सकते हो आप। अगर पॉवर्टी एलोन क्राइटेरिया ले लेंगे तो हिंदुस्तान एक पॉवर्टी का देश है, पूरा देश ही रिजर्वेशन के योग्य हो जाएगा। तो पॉवर्टी, ऑक्यूपेशन, हैबिटेशन और कास्ट, चारों को ध्यान में रखकर आप लेने की कोशिश करें। तो यह एक यूनिफॉर्म व्यू बन चुका है कि कास्ट एलोन क्राइटेरिया नहीं हो सकता है रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद मंडल कमीशन का केस आया। मंडल कमीशन के केस में जो मंडल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जो आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ, वो 1979 हुआ। उसने इन्वेस्टिगेट किया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन मेड बाय द कमीशन वाज दैट बिसाइड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। उस 27% रिजर्वेशन को उन्होंने दिया कि चूंकि 50% की लिमिट है, इसलिए उनके बाद 27% और देना 49.5% हो रहा है। उस रिपोर्ट को सरकार ने लागू किया। उस रिपोर्ट को लागू करने के बाद ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने इस मामले को एग्जामिन किया। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि मेरी पॉलिसी है कि 70 मिनट ज़्यादा का क्लास आप लोगों के लिए उचित नहीं होता है। आप लोग ज़्यादा क्लास हैंडल नहीं करते। आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम द मंडल कमीशन, कि मंडल कमीशन का रिपोर्ट किस तरह होता है। मैं एक बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसको इतना डिटेल में पढ़ा क्यों रहा हूँ। मराठा रिजर्वेशन अभी हाल में केस आया हुआ है। मराठा रिजर्वेशन आर्टिकल 16 के तहत दिया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। आपके एग्जाम में आर्टिकल 16, 15 बड़े सरफेस पे आ चुका है। मराठा रिजर्वेशन पे कोई सवाल नहीं आएगा, सवाल इसी पे आएगा। आई कीप रिपीटिंग वन थिंग, चेंज द न्यूज़।
इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन IAS, चेज द न्यूज, देयर इज नो अदर। आप चाहे जितना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ लें, अगर आप न्यूज़ को चेज नहीं करेंगे आप कभी पास नहीं कर सकते हैं। इलाहाबाद में लोग फेल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल ढंग की पढ़ाई करते हैं। उस ट्रेडिशनल ढंग की पढ़ाई से सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। यस वीना सिंह, आई विल स्टार्ट हिस्ट्री आफ्टर दिस। लेट स्टार्ट वन बाई वन। अपना जो प्रोसेस है हम लोगों ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। टीचर तलाश रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में टीचर मिलेगा वो पढ़ाएगा, जिस सब्जेक्ट में टीचर नहीं मिलेगा मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। हिस्ट्री में हम देख रहे हैं अगर कोई टीचर आएगा वो पढ़ाएगा, अगर नहीं आता है तो आई विल टीच हिस्ट्री ऑल्सो, आई विल टीच इकोनॉमिक्स ऑल्सो। ज्योग्राफी का टीचर आपको मिला हुआ वो पढ़ा रहा है, लेकिन मैं आपको करंट अफेयर से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स लगातार पढ़ाता रहूँगा। हिस्ट्री आपकी पूरी करूँगा, कंप्लीट करूँगा, डोंट वरी फॉर दैट। मैं कंप्लीट करूँ या कोई और करे, दैट डिफरेंट इशू, बट योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। एक बात मैं और कह देता हूं, जो भी आदमी कोचिंग ज्वाइन करेगा उसका सिलेक्शन होना है तो भी नहीं होगा, क्योंकि जो कोचिंग्स पढ़ा रही हैं वह पढ़ा रही हैं 20 साल 30 साल पहले के ढंग से। न 20 साल 30 साल के पहले से ढंग से सवाल आ रहे हैं, न उस तरह का सिलेबस रह गया है। यू नीड टू इन्वेंट योर सेल्फ, you need to read in the new system if you want to succeed in this examination. Yes, Kaustav, we can discuss this issue. If you have the teacher, we can start the class at 4 p.m. also. Take care. We'll see you on the next Saturday.